जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएंगे और वीडियो को सभी लोगों को सब्सक्राइब भी, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर, जो कि हमारी रोज टेस्ट सीरीज चलती है। और जितने भी हमारे साथी नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक ग्रुप से, वो ग्रुप से जुड़ जाएं। अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपको नंबर दिया जाता है 9098609291। ये नंबर है। इस नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप की आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी लोग जरूर जुड़ें। और स्टार्ट होता है आज का ये वीडियो। आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है और 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। चलिए, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके विकल्प हैं कुंतक, आचार्य भामह, क्षेमेंद्र या फिर आचार्य वामन। तो प्रश्न क्रमांक 61 में हमें उत्तर बताना था और अलंकार संप्रदाय हमसे पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आचार्य वामन हैं ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य कुंतक जो हैं ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और जो क्षेमेंद्र हैं ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और अलंकार संप्रदाय की जब बात आती है तो भामह को याद किया जाता है, यानी कि उत्तर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर बी होगा। और जो भी दोस्तों ये जो मैंने पूरे संप्रदाय आपको ट्रिक से पढ़ाए हैं, सिद्धांत आपको ट्रिक से पढ़ाए हैं, दर्शन आपको ट्रिक से पढ़ाए हैं, ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखेंगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सी रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों हिंदी में सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। और इसकी रचना बतानी है कि वो रचना कौन सी है, और सन भी आपको याद करवाया था मैंने, वो सन कौन सा है वो भी आपको बताना है। तो हिम तरंगिणी के लिए मिला, हिम किरीटनी के लिए मिला, कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला, आंगन के पार द्वार के लिए मिला। किसके लिए मिला माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार। और मैंने साहित्य अकादमी पुरस्कार वाली जो रचना है दोस्तों पूरी की पूरी करवा दी है ना। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो हिम तरंगिणी इनकी रचना है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, हिम तरंगिणी। और दोस्तों ये हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में, है ना, बचपन से लेकर 55 तक हम माखन खाते हैं, माखन, तो 55 में इन्हें क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। और कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद ये सुमित्रानंदन पंत की है, सुमित्रानंदन पंत की है कला और बूढ़ा चांद, सभी लोगों को पता है। और इन्हें 1960 में मिला था, 60 में, कला और बूढ़ा चांद के लिए, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला है शब्दार्थौ काव्यम, यह परिभाषा किसने दी है। शब्दार्थौ काव्यम वामन ने दी है, मम्मट ने दी है, रुद्रट या फिर भामह ने दी है। किसने ये परिभाषा दी है, शब्दार्थौ काव्यम, काव्य की परिभाषा दी है, तो ये किसने दी है। बहुत ही बढ़िया परिभाषा है और सभी लोगों को बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर जो होगा प्रश्न क्रमांक 63 का वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर होगा शब्दार्थौ काव्यम। ये परिभाषा कई बार पूछी गई, और कई बार पूछी गई तो वो रुद्रट की है, रुद्रट, है ना। कभी कभी दोस्तों आप ऐसे शब्द बोल देते हो, शब्द ऐसे बोल देते हो कि लोग कैसे हो जाते हैं, रुद्र, है ना, रौद्र हो जाते हैं, रौद्र, क्रोध आ जाता है। तो रौद्र नहीं होना है, ऐसे शब्दार्थ शब्दों का जो है नहीं बोलना है। तो शब्दार्थौ काव्यम शब्दों का अर्थ ही काव्य है, इस प्रकार से इन्होंने बताया। तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, रुद्रट साहब का है। और अगला क्वेश्चन है काव्य को 15वीं विधा मानने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान कौन से हैं दोस्तों। काव्य को 15वीं विधा मानने वाले विद्वान कौन से हैं। राजशेखर हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर आचार्य विश्वनाथ हैं। कौन हैं काव्य को 15वीं विधा मानने वाले ऐसे आचार्य कौन हैं, ये चीज बतानी है। बात कर लेते हैं रामचंद्र शुक्ल की।
रामचंद्र शुक्ल की दोस्तों, तो रामचंद्र शुक्ल आपको पता है श्रेष्ठ आचार्य माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, और इनके जो कथन है वो हर एग्जाम में 1-2 कथन आप अवश्य पूछे जाते हैं, ठीक है। और विश्वनाथ की बात करें दोस्तों कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास इन्होंने ग्रंथ लिखा है विश्वनाथ जी ने, आचार्य विश्वनाथ ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी की तो बात आपको निराली है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर तो एक युग का नाम पड़ गया, द्विवेदी युग, ठीक है। और काव्य को 15वीं विधा जो माना है वो राजशेखर ने माना है, यानी आपका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही होगा। राजशेखर 15वीं विधा मानने वाले हैं काव्य को, और ये नंबर बिल्कुल सही होगा, और ये हमेशा एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। आचार्य भरत ने सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? दोस्तों अलंकारों का बताना है, प्रश्न क्रमांक 65 का उत्तर 65 का उत्तर क्या होगा? तो आचार्य भरत ने सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है, ये अलंकार बताना है दोस्तों, है ना। वैसे हम पढ़ लेते हैं शब्दार्थ, शब्दालंकार, अर्थालंकार, इनको पढ़ते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि भरत मुनि ने, है ना, इन्होंने रस तो कितने रसों का वर्णन किया? 8 रसों का किया। लेकिन अब आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने अलंकारों का कितना वर्णन किया है? तो खुशी शर्मा जी ने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि 4 प्रकार के अलंकारों का इन्होंने उल्लेख किया है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। अगला बताना है दोस्तों, ध्वन्यालोक के टीकाकार कौन है? ध्वन्यालोक के टीकाकार बताना है, और ये जो ध्वन्यालोक है ये रचना किसकी है? आनंदवर्धन साहब की। लेकिन ध्वन्यालोक के जो टीकाकार हैं वो कौन है ना। औचित्य संप्रदाय अपन ने पढ़ा था क्षेमेंद्र, वक्रोक्ति संप्रदाय पढ़ लिया था कुंतक, है ना। और दोस्तों आपको बताना है कि ध्वन्यालोक के जो टीकाकार हैं वो कौन है? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आनंदवर्धन की रचना है ध्वन्यालोक और इसके टीकाकार हैं अभिनव गुप्त, यानी बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है दोस्तों? प्रथम गद्यकार बताना है, तो लल्लू लाल हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ये 4 विकल्प में से हमें चयन करना है कि हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन माना जाता है। और प्रश्न क्रमांक 67 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा? और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपना जो चैनल है इसे ज्वाइन बटन यूट्यूब द्वारा दिया गया है, और ज्वाइन बटन में क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें 3 प्लान रखे गए हैं, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान और डायमंड प्लान, ठीक है। सिल्वर प्लान अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको 59 रुपये पे करना होता है, 59, जिसमें दोस्तों आपको सुविधाएं दी जाती हैं कि चैनल के द्वारा अगर दोस्तों आपको ऐसा कर दिया जाता है कि ये जो वीडियो है केवल हमारे जो YouTube मेंबर हैं वो ही देख पाएंगे, है ना। तो ऐसी सेटिंग कर दी जाती है और वो ही ज्वाइन मेंबर ही देख पाएंगे कुछ YouTube वीडियो, ठीक है। दूसरा, जो आप कमेंट करते हो आपका कमेंट बिल्कुल हाईलाइट देखेगा, सबसे अलग कमेंट आपका देखेगा। आपको इमोजी भी दिया जाएगा, जैसे स्टार इमोजी भी आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ज्वाइन बटन के ये 3-4 फायदे होते हैं। तो जो भी ज्वाइन बटन लेना चाहते हैं वो ज्वाइन बटन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन था, गद्यकार कौन थे? गद्यकार पूछे जाते हैं तो वो लल्लू लाल थे, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और इनकी एक रचना है दोस्तों, कौन सी? प्रेम सागर, प्रेम सागर है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? भुक्तिवाद बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और ये मम्मट की है, भट्ट लोलट की है, भट्ट नायक की है, या फिर आनंदवर्धन की है। तो भुक्तिवाद की जो अवधारणा है वो किसकी है? प्रश्न क्रमांक 68 में हमें उत्तर बताना है। और 68 में जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? भुक्तिवाद की अवधारणा होती है, ये जो है वो किसकी है? भट्ट नायक की, हाँ भट्ट नायक की है भुक्तिवाद, भट्ट नायक की है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भट्ट नायक, ठीक है, बी नंबर। और कुटज की रचयिता कौन है? कुटज की बताना है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, या फिर भारतेंदु। तो कुटज के रचयिता कौन माने जाते हैं? 4 विकल्प है,
काव्य प्रकाश है। वेरी गुड कुरैशी जी। और कुटज के रचयिता जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हमने पढ़ा था कि शिरीष के फूल इनकी एक रचना है। शिरीष के फूल, अशोक के फूल, है ना। जब हमने समान नामों वाली रचनाएं पढ़ी थी तो तब पढ़ी थी शिरीष के फूल, अशोक के फूल, है ना। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कुटज भी इनकी ही रचना है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इन्हीं की रचना है। ठीक है। हिंदी साहित्य का दोस्तों आप पढ़ते हो उद्भव एवं विकास, है ना। उद्भव और विकास भी इन्हीं का है। हिंदी साहित्य की भूमिका भी इन्हीं का है। इन्हीं का ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और कुटज भी इन्हीं का है। ठीक है। तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन है शेष कादंबरी की रचयिता कौन है? ये रचना तो कई बार पूछी गई है और इसका उत्तर आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है। सहस्रा जी के लिए जो है दोस्तों इन्होंने क्या किया है? गोल्ड बटन इन्होंने खरीदा है सहस्रा जी ने, बहुत बढ़िया। और शेष कादंबरी के रचयिता बताना है, इन्हें देखो स्टार मिला है। और प्रश्न क्रमांक 70 का उत्तर, और 70 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 70 का सी, यानी कि मृदुला गर्ग। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। शेष कादंबरी की रचयिता हैं मृदुला गर्ग। ठीक है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का स्थायी भाव माना है तो किसे माना है? निर्वेद को माना है, गिलानी को माना है, दैन्य को माना है, या फिर करुणा को माना है? और 4 विकल्प हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का जो स्थायी भाव माना है वो किसे माना है। और प्रश्न क्रमांक 71, और 71 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का स्थायी भाव माना है करुणा। करुणा यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, करुणा। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का स्थायी भाव करुणा को मान लिया। और ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक हैं तो कौन है? श्रद्धाराम फुल्लोरी हैं, हरिओद जी हैं, देवकीनंदन खत्री हैं, या फिर बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा? और प्रश्न क्रमांक 72 और 72 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हरिओद। हरिओद यानी कि जो आपका बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं हरिओद। तो शेष कादंबरी अलका सरावगी की भी है। हाँ वेरी गुड, उमा देवी जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जो रचना है वो अलका सरावगी की है, शेष कादंबरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। 70 का 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अलका सरावगी की है शेष कादंबरी, इसको सुधार लेना। और रामचंद्र शुक्ल ने करुणा बताया है। ठेठ हिंदी का ठाठ ये हरिओद जी की रचना है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला बताना निम्न में से कौन सी भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी नहीं है। भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी कौन सी नहीं है? सिक्का बदल गया, जन्मभूमि, व्यथा, सरगम, या फिर फांसी। भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी कौन सी नहीं है, ये चीज बतानी है आपको। और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फांसी। फांसी यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो फांसी है, बाकी सिक्का बदल गया आपको कृष्णा सूक्ति की पता होगी, है ना। ये जो है भारत पाक विभाजन पर आधारित है, जन्मभूमि भी भारत पाक विभाजन पर आधारित है, व्यथा भी भारत पाक विभाजन पर आधारित है। तो कौन सी नहीं है? फांसी नहीं है, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर फांसी ये भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है। और अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना? भारतेंदु जी को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है? 4 विकल्प हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, कि शिवदान सिंह चौहान, या फिर प्रताप नारायण मिश्र, या फिर बाल मुकुंद गुप्त ने माना। किसने माना हिंदी का प्रथम निबंधकार? और प्रश्न क्रमांक 74, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार जो मानने वाले हैं वो है शिवदान सिंह चौहान। कौन है?
शिवदान सिंह चौहान, इन्होंने प्रथम निबंधकार माना है किसे, भारतेंदु जी को। और 74 का आपका बिल्कुल सही आंसर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुम चंदन हम पानी निबंध की रचनाकार कौन है? शरद जोशी जी हैं, विवेकी राय हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं या फिर रमेश चंद्र साय हैं? कौन है तुम चंदन हम पानी निबंध के रचनाकार? यानी कि प्रश्न क्रमांक 75 का उत्तर लिखना है। और तुम चंदन हम पानी जो निबंध के रचनाकार हैं वो है विद्यानिवास मिश्र, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, बी नंबर। और अगला है, निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है? ब्रज भाषा की नहीं है तो कौन सी नहीं है? जानकी मंगल नहीं है, दोहावली, गीतावली या फिर कवितावली? तो कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है? यानी कि 77 का उत्तर बताना है। और 77 ब्रज भाषा की जो नहीं मानी जाती, गीतावली है, दोहावली है, कवितावली भी है ना। लेकिन यहाँ पर मंगल आया है, मंगल, तो मंगल मंगल आया है तो वो कौन सी हो जाएगी? ये अवधी भाषा में हो जाएगी। बाकी यहाँ पर ब्रज भाषा में नहीं पूछा गया, तो नहीं है तो कौन सी नहीं है? जानकी मंगल नहीं है। ठीक है, मंगल 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 जानकी मंगल। ठीक है, और ये खंड काव्य भी है। और यहाँ पर बताना कौन सा खंड काव्य है? खंड काव्य परबे रामायण, दोहावली, पार्वती मंगल या फिर विनय पत्रिका? तो खंड काव्य पूछा गया तो खंड काव्य कौन सा है? पार्वती मंगल, है ना। पार्वती मंगल क्या है? खंड काव्य है। और आपका उत्तर होगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक खंड काव्य माना जाता है तुलसीदास जी का। ठीक है, खंड काव्य। और विनय पत्रिका तो आपको पता है, और जो दोहावली है ये भी ब्रज भाषा में है। बाकी पार्वती मंगल और बरबे रामायण ये अवधी भाषा में है ना। तुलसीदास की मैंने रचना याद करवाई है, कौन सा खंड काव्य है, कौन सा महाकाव्य है, कौन सी रचना अवधी में है, कौन सी ब्रज में है, ये याद करवाई है। तो वो वाला वीडियो जिसने भी नहीं देखा है वो जरूर देख लें। किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? कई बार पूछा गया है दोस्तों प्रश्न, कई बार पूछा गया कि किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तुलसीदास जी को लोकायतन, पल्लव या फिर कामायनी? तो किस रचना को जो है मैनिफेस्टो कहा जाता है? और एसजी हमारे ज्वाइंट मेंबर बन चुके हैं और इन्होंने डायमंड प्लान खरीदा है एसजी ने, और इस प्रकार से हाईलाइट हो जाता है ना। देखें, मैनिफेस्टो कहा जाता है तुलसीदास को, पल्लव को, लोकायतन या फिर कामायनी को? किसे कहा जाता है दोस्तों? और किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पल्लव, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। पल्लव को जो है छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। पल्लव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पल्लव। ठीक है, अगला आपको बताना है दोस्तों, पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? पंत की रचना बतानी है, कौन सी है अरविंद दर्शन से प्रभावित? स्वर्ण किरण है, युगवाणी है, पल्लव है या फिर युगांत है? कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? और प्रश्न क्रमांक 80 का उत्तर बताना है। बहुत ही बढ़िया रचना है अरविंद दर्शन, और अरविंद दर्शन से जो प्रभावित है वो कौन सी है? स्वर्ण किरण। स्वर्ण किरण यानी कि ए नंबर, ये पूछी जाती है दोस्तों। आपको पता है कि स्वर्ण किरण हो, पल्लव हो, युगांत हो या फिर युगवाणी हो, है ना। ये दोस्तों आपकी क्या है? ये रचनाएं पूछी जाती हैं। और पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो तो कहा ही जाता है। ठीक है, और अरविंद दर्शन से जो प्रभावित है वो कौन सी है? स्वर्ण किरण है, ए नंबर। एक कई बार पूछा गया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पंत की प्रगतिवादी
प्रगतिवादी रचना नहीं है तो कौन सी नहीं है? ग्राम्या, ग्रंथि, युगांत या युगवाणी। तो कौन सी रचना प्रगतिवादी रचना नहीं है? यानी प्रश्न क्रमांक 81 का उत्तर बताना है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो पंत थे सुमित्रानंदन पंत, इन्होंने एक रचना लिखी थी, कौन सी? युगांत। और युगांत रचना के माध्यम से इन्होंने छायावाद का अंत किया, यानी कि छायावाद का युग का अंत हुआ युगांत से। और प्रगतिवादी रचना यहाँ पर नहीं है पूछी गई, तो वो ग्रंथि नहीं है, ग्रंथि है ना। और एक पूछा जाता है कि किस रचना से छायावाद का युग का अंत माना जाता है, तो युगांत से माना जाता है। वैसे युग का अंत तो है ही, और युगांत जो रचना है ये पंत की है ना। ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, ये रचना किसकी है दोस्तों? ये प्रगतिवादी मानी जाती हैं। बाकी ग्राम्या की अगर बात करें, ग्रंथि की बात करें, तो ये छायावादी मानी जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और अगला है, निम्न में से पंत की छायावादी रचना नहीं है तो कौन सी नहीं है? पंत की छायावादी रचना बतानी है, तब युगवाणी नहीं है, गुंजन नहीं है, वीणा या फिर पल्लव नहीं है। यानी कि 82 का आंसर बताना है। और 82 में आपका छायावादी रचना हमने अभी पढ़ा है कि वीणा भी है, पल्लव भी है, गुंजन भी है, लेकिन कौन सी नहीं है? युगवाणी। युगवाणी यानी कि जो आपका ए नंबर है युगवाणी, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका सही होगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बादल को निराला ने बादल राग में किसका प्रतीक माना है? बहुत ही बढ़िया है यशवंत जी, क्वेश्चन बताना है आपको कि बादल को निराला ने बादल राग में किसका प्रतीक माना है? शोषक का, पूंजीपति का, क्रांति दूत का या फिर शोषण का? बादल को निराला ने बादल राग में किसका प्रतीक माना है? और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, आपने निराला जी की पढ़ी होगी यथार्थवादी रचना तोड़ती पत्थर, है ना। संसार का सबसे शोक गीत पना होगा सरोज स्मृति, है ना। और दोस्तों यहाँ पर बादल राग माना है, तो बादल राग में किसका प्रतीक? तो क्रांति दूत का प्रतीक माना है। क्रांति दूत यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। क्रांति दूत का प्रतीक मानने वाले हैं तो वो है निराला जी बादल राग को। हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा माना है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कैसा पूछ लिया गया? सबसे पहली बात तो हिंदी का पहला उपन्यास पढ़ा होगा आपने, परीक्षा गुरु को। लेकिन अब आपसे अगर पूछ लिया गया कि रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा माना है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो हमेशा। तो आप याद रख लेना कि हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को रामचंद्र शुक्ल ने ही माना है। किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने ही माना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु, और ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर, परीक्षा गुरु आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? मॉरिशस में, नागपुर में, या फिर भोपाल, या फिर नई दिल्ली में? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन बताना है दोस्तों, ये कहाँ पर हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था प्रथम कहाँ पर? नागपुर में। कहाँ पर हुआ था? नागपुर। और आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं तो कौन है? शंकराचार्य हैं, क्षेमेंद्र हैं, रामानुजाचार्य हैं, विष्णु स्वामी हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विकल्प बताना है, 4 विकल्प आपके सामने है। 86 का उत्तर बताना है, फिर आपका राइट आंसर क्या होगा? अद्वैतवाद मैंने आपको याद करवाए हैं दोस्तों, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी आपके दोस्तों दर्शन हैं, ये सारे के सारे याद करवाए हैं। और एस रत्ती जी, एस जी और सहासरा जी, ये ज्वाइंट मेंबर हैं हमारे। सहासरा जी भी हैं, एस जी भी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अद्वैतवाद यानी शंकराचार्य, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, और
एक मैं दोस्तों अपने 10-12 ज्वाइंट मेंबर हो जाएं उनके लिए स्पेशल क्लास रखूंगा अलग से, केवल ज्वाइंट मेंबर के लिए। तो 10 से 12 ज्वाइंट मेंबर अगर अपने हो जाएंगे तो केवल ज्वाइंट मेंबर के लिए अलग से क्लास, स्पेशल क्लास रखेंगे, ठीक है। और अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं शंकराचार्य हैं, और ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य हैं। और दोस्तों रामानुजाचार्य की बात करें तो इन्होंने श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। रामानुजा विशिष्ट अद्वैतवाद के भी माने जाते हैं, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और अगला है लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? लक्ष्मीपुरा रांगी राघव हैं, शमशेर बहादुर, शिवदान सिंह चौहान या धर्मवीर भारती हैं। कौन है लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज के लेखक? और प्रश्न क्रमांक 87 और 87 का आपका बिल्कुल सही होगा लक्ष्मीपुरा। ये जो रिपोर्टाज है ये शिवदान सिंह चौहान का है ना, शिवदान सिंह चौहान। और आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि शिवदान सिंह चौहान ने जो है क्या किया है? शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु जी को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है ना, किसने? शिवदान सिंह चौहान ने, ये तो आपको पता ही होगा। और लक्ष्मीपुरा नामक जो रिपोर्टाज है ये भी किसका है? शिवदान सिंह चौहान का ही है। तो बी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? किस अपभ्रंश की कौन सी अवस्था से हुआ है? कौन सी अपभ्रंश से हुआ है? जल्दी से बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? अपभ्रंश से हुआ है अर्धमागधी से, सौरसेनी से, मागधी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। शमशेर को कहा जाता है कवियों का कवि, हाँ, लेकिन यहां पर आपका सही होगा कि जो ब्रज भाषा है दोस्तों, ब्रज भाषा ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है, पश्चिमी हिंदी की, है ना। और ब्रज भाषा का विकास अपभ्रंश की सौरसेनी से हुआ है ना, सौरसेनी से। तो आ नंबर आपका, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? आदिकाल की कौन सी नहीं है? रामचंद्रिका, पदावली, दोहा कोश या फिर पृथ्वीराज रासो? कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? हाँ, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से निकली थी और पश्चिमी हिंदी सौरसेनी से। वेरी गुड। और आदिकाल की नहीं है तो आपको पता है कि पदावली है, दोहा कोश है, पृथ्वीराज रासो भी है, लेकिन कौन सी नहीं है? रामचंद्रिका। और ये रामचंद्रिका कब की है? तो ये भक्ति काल की रचना मानी जाती है, भक्ति काल की, ठीक है। भक्ति काल की रचना कौन सी मानी जाती है? रामचंद्रिका। और पदावली, दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो ये आदिकाल की हैं। और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा दोस्तों? आदिकाल को अपभ्रंश काल जो नाम दिया वो किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने, राहुल सांकृत्यायन ने, विश्वनाथ प्रसाद ने या फिर धीरेन्द्र वर्मा ने? तो किसने दिया? यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 90 का उत्तर बताना है। और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि अपभ्रंश काल जो कहने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन ने, तो क्या कह दिया था? क्या कहा था राहुल सांकृत्यायन ने? और धीरेन्द्र वर्मा आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर अपभ्रंश काल कहा है इन्होंने, धीरे से कह दिया, धीरे से, यानी कि आपका उत्तर होगा धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा। और डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है रामचंद्रिका को, बहुत बढ़िया। और अगला, वीर रस प्रधान रचना में गुण होता है तो कौन सा होता है? माधुर गुण, प्रसाद गुण, प्रसाद गुण होता है, ओज होता है, या इनमें से कोई नहीं? वीर रस प्रधान रचना में बताना है दोस्तों। और जब वीर रस की बात आती है तो उत्साह इसका स्थायी भाव है, वीर रस का उत्साह जो है स्थायी भाव है। और आपको पता है दोस्तों कि रीति काल में वीर रस में रचना करने वाला एकमात्र कवि था भूषण, है ना। और भूषण के कुछ वास्तविक नाम था क्या? घनश्याम। और मनीराम भी था इनका, मनीराम, ठीक है, मनीराम भी था। तो हाँ, सिद्ध सामंत योग कहा। और वीर रस प्रधान जो रचना में गुण होता है तो वो होता है ओज गुण। ओज यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ओज गुण, ठीक है।
अगला है छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? स्वानुभूति की विवृत्ति, प्रकृति का मानवीकरण, सौंदर्य का साधन या व्यक्त सत्ता का प्रत्यक्षीकरण। तो राइट आंसर छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? तो किससे होती है, यानी कि 92 का उत्तर बताना है। और 92 का आपका बिल्कुल सही होगा प्रकृति का मानवीकरण, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छायावाद में दोस्तों प्रकृति का मानवीकरण किया गया और छायावाद की मूल चेतना जिस शब्द से व्यक्त होती है वो है प्रकृति का मानवीकरण, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? आपने पढ़ा होगा दोस्तों 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, है ना, ये दोनों ही रचनाएं हैं, तो वो किसकी हैं? और मैं जब तक आपको बता दूं कि रूप गोस्वामी की एक रचना है उज्ज्वल नीलमणि, है ना, उज्ज्वल नीलमणि है रूप गोस्वामी की रचना है। और ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है कौन सी? वर्ण रत्नाकर। और नाभादास की तो पता ही है आपको, भक्तमाल, है ना। तो 84 वैष्णव और 252 वैष्णव की वार्ता के जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे? गोकुलनाथ, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, गोकुलनाथ। ठीक है, और अगला है अवध विलास की रचनाकार कौन है? अवध विलास प्राणचंद्र चौहान है, लालदास हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं या फिर भारतेंदु हैं, यानी कि 94 का आंसर बताना है। और 94 यानी कि 94 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अवध विलास। दोस्तों हम पढ़ते ना अवध के लाल, है ना, अवध के लाल, अवध विलास, और अवध के लाल यानी कि लालदास, अवध के लाल, तो लालदास। ठीक है, और प्राणचंद्र चौहान की रामायण महानाटक है, ठीक है, प्राणचंद्र चौहान। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो आत्मकथा है वो कौन सी है? राजेंद्र प्रसाद। और एक गालिब छूटी शराब तो मैंने आपको याद करवाया था, एक गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया की है, गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया। सत्य की खोज यही आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद की है, यानी बी का नंबर सही हो जाएगा। अर्ध कथानक तो आपकी बनारसी दास जैन की है, लेकिन मेरी जीवन यात्रा की बात आती है तो ये दो लोगों की है, यानी कि जानकी देवी बजाज की है, जानकी देवी बजाज, और राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम भी क्या है? मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, सत्य की खोज राजेंद्र प्रसाद, गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया, और जो है अर्ध कथानक ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा है और ये बनारसी दास जैन की है। ठीक है, तो सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक माना जाता है तो भारतेंदु को, बनारसी दास को, शिवदान सिंह चौहान को या फिर पदम सिंह शर्मा को किसे माना जाता है दोस्तों? रिपोर्टाज विधा का जनक, यानी कि प्रश्न क्रमांक 96 का जो आंसर है वो बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है शिवदान सिंह चौहान, यानी आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर बी, शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, इन्हें रिपोर्टाज विधा का जनक माना जाता है। ये रिपोर्टाज विधा को आपको याद रखना है। ठीक है, याद रख लेना। अगला है निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? कृष्णदास, नाभादास, कुंभन दास या फिर परमानंद दास? ये बतानी है। 4 विकल्प हैं। मेरी जीवन यात्रा वियोगी हरि की नहीं है, चेक करना थोड़ी सा अच्छे से, है ना। मेरी जीवन यात्रा वियोगी हरि की आत्मकथा का नाम नहीं है। मेरी जीवन यात्रा केवल 2 लोगों की है, जानकी देवी बजाज की है और आपकी राहुल सांकृत्यायन की। ठीक है, अच्छे से चेक कर लेना। कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565 में हुई। ठीक है, अष्टछाप में 4 कवि आपके किसके? वल्लभाचार्य के, और 4 कवि दोस्तों आपके किसके थे? 4 वल्लभाचार्य के थे और 4 जो थे वो किसके थे? अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि दास दास सब में लिखा है, दास यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि जो नाभादास है, नाभादास, इनकी एक रचना है भक्तमाल। ठीक है, भक्तमाल,
ये नावादास ही नहीं है अष्टछाप के, है ना। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। और कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, ये महादेवी वर्मा की है, भारतेंदु की है, रामचंद्र शुक्ल या फिर महादेवी वर्मा की है। किसकी रचना है? कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, प्रश्न क्रमांक 98। प्रेम सिंह जी क्या बोल रहे हैं? नरेंद्र की आत्मकथा सत्य की खोज, नरेंद्र की नहीं, राजेंद्र प्रसाद की है सत्य की खोज, है ना। कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, यानी वी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, यानी 98 का आपका बिल्कुल बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से रसवादी आचार कौन नहीं है? रसवादी आचार, रस संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है, ठीक है। और दोस्तों आपको बताना है कि नहीं है तो कौन नहीं है? शंकुक नहीं है, भट्ट नायक नहीं है, भट्ट लोलट या फिर बामन नहीं है। कौन नहीं है? रसवादी आचार कौन नहीं है? 4 विकल्प बताना है। यस जी, उत्तर क्या हो जाएगा? और आपको पता है दोस्तों कि शंकुक भी हैं, भट्ट नायक भी हैं, भट्ट लोलट भी हैं, लेकिन कौन नहीं है? बामन। बामन यानी सी नंबर, ये रसवादी आचार नहीं है और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु किसने माना है? एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु जो मानने वाले हैं वो कौन है? राजशेखर हैं, भरत मुनि हैं, दंडी या फिर मम्मट हैं। तो कौन है? 4 विकल्प में से आपको चयन करना है और आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? किसने माना है काव्य हेतु? और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ए नंबर। जी हां दोस्तों, राजशेखर ने एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु माना है, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है, राजशेखर ने। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर अनुप्रास। अनुप्रास है आपका यहाँ पर अनुप्रास, ठीक है। ए डी नंबर अनुप्रास है और बी नंबर उत्प्रेक्षा है। 4 विकल्प बताना है आपको, क्योंकि ये 2 विकल्प आपके ढक जाते हैं, है ना। और जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां आपका अलंकार हो जाता है कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार, यानी कि आपका ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। उपमा अलंकार आपने पढ़े हैं, है ना। और उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होती है तो उपमा अलंकार हो जाता है और ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, ईलाचंद जोशी के उपन्यासों में यथार्थवाद का रूप मिलता है, तो कौन सा रूप मिलता है? ईलाचंद्र जोशी दोस्तों, आपका जो डी नंबर है वो है मनोवैज्ञानिक, है ना। डी नंबर आपका मनोवैज्ञानिक है। अब आपको बताना है ये डी नंबर जो आपका ढक रहा है, और बी नंबर है अति यथार्थवाद, बी नंबर अति यथार्थवाद, डी नंबर मनोवैज्ञानिक, ए नंबर प्राकृतवाद और सी नंबर सामाजिक। तो यशवंत जी उत्तर क्या हो जाएगा अपना प्रश्न क्रमांक 103 का? तो कौन सा हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक, है ना। मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ईलाचंद्र जोशी के उपन्यासों में यथार्थवाद का रूप मिलता है तो वो मनोवैज्ञानिक रूप मिलता है, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर जहां पर उपमेय में उपमाना की संभावना व्यक्त की जाए, है ना, संभावना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर संभावना व्यक्त की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। संभावना अगर व्यक्त की जाए तो उत्प्रेक्षा, और अगर आरोप
लगाया जाए, आरोप रोप दिया जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। बहुत बढ़िया बताया है ना। इसी प्रकार से उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए तो उपमा अलंकार, और उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो यहां पर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। बहुत बढ़िया, बी नंबर सही होगा, इसको सुधार लेना। अगर आरोप किया जाए तो आपका उपमा होता है और संभावना व्यक्त की जाए तो उत्प्रेक्षा हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। अगला देख लेते हैं यहां पर कि ईलाचंद जोशी के उपन्यासों में यथार्थवाद का जो रूप मिलता है वो कौन सा मिलता है, मनोवैज्ञानिक मिलता है, यानी कि यहां पर डी नंबर बिल्कुल सही होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? स्वच्छंदतावादी कवि बताना है। जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, श्रीधर पाठक हैं या फिर पंत हैं? कौन है स्वच्छंदतावादी कवि बतानी है, प्रश्न क्रमांक 104 में। और 104 का उत्तर बताना है सर्वोत्तम जी। क्या हो जाएगा 104 में? हिंदी साहित्य का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि, प्रथम स्वच्छंदतावादी बतानी है। और प्रश्न क्रमांक 104 में आपको पता होगा दोस्तों कि स्वच्छंदतावादी जो कवि हैं प्रथम, वो माने जाते हैं श्रीधर पाठक, है ना। श्रीधर पाठक माने जाते हैं, जिन्होंने अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, श्रीधर पाठक, सी नंबर। और जयशंकर प्रसाद आपको पता है, पंत और ये महादेवी वर्मा, ये सभी काय के हैं, आपको पता है छायावाद युग के कवि माने जाते हैं, छायावाद के। ठीक है, जयशंकर प्रसाद को कलाधर उपनाम से जाना जाता है और पंत जी को प्रकृति का चेतेरा कवि कहा जाता है। तो ये सभी लोगों को पता है, कई बार हम बता भी चुके हैं, रट गए होंगे आपको। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। भरत मुनि ने काव्य गुणों की जो संख्या मानी है वो कितनी मानी है? 70, 48, 3 या फिर 10? कितनी मानी है काव्य गुणों की संख्या? काव्य गुण और काव्य दोष, ये दोनों ही संख्या मानी है, कितनी मानी है? आपको पता होगा दोस्तों कि भूषण की एक रचना है, भूषण की एक रचना है, कौन सी? शिवराज भूषण। इसमें इन्होंने अलंकारों की संख्या 105 मानी, 105 मानी थी अलंकारों की। लेकिन भरत मुनि ने जो मानी अलंकारों की संख्या वो 4 मानी, और रसों की संख्या इन्होंने 8 मानी, और काव्य गुणों की जो संख्या मानी वो कितनी मानी? 10। 10 काव्य गुण इन्होंने माने, कितने माने? 10 दोष माने, काव्य दोष भी इन्होंने 10 माने, और काव्य गुण भी इन्होंने कितने माने? 10 माने। तो याद रख लेना, काव्य गुण भी 10 माने हैं, काव्य दोष भी 10 माने हैं, अलंकारों की संख्या 4 मानी है, रसों की संख्या 8 मानी है। किसने? भरत मुनि ने। ठीक है, ये चीज सभी लोग याद रखेंगे। छंदमाला के रचयिता कौन है? छंदमाला यानी कि निराला हैं, केशवदास हैं, तुलसीदास हैं या फिर वाल्मीकि हैं। छंदमाला के बहुत ही बढ़िया रचना है दोस्तों। और वाल्मीकि रामायण तो आपने पढ़ी ही होगी, इसी की तर्ज पर तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी। ठीक है, और दोस्तों छंदमाला के रचयिता हैं तो कौन है? 4 विकल्प हैं और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कौन है? केशवदास जी। केशवदास जी यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, केशवदास जी जो हैं ये छंदमाला के रचयिता माने जाते हैं और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, केशवदास जी रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन इन्हें रीतिकाल और भक्तिकाल का दोनों का कवि माना जाता है। इनकी एक रामचंद्रिका रचना है जो रीतिकाल और भक्तिकाल के अंतर्गत आती है, इनकी रामचंद्रिका, इसलिए इन्हें रीतिकाल और भक्तिकाल का कवि माना जाता है केशवदास जी को। अलंकार संप्रदाय के आचार्य कौन है दोस्तों? अलंकार संप्रदाय, अलंकार की बात हमने की है। अच्छा, वामन ने 20 गुण माने हैं, बहुत बढ़िया। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन हैं, भरत मुनि हैं, वामन हैं या फिर भामय हैं? अलंकार संप्रदाय दोस्तों आपको पता है रस संप्रदाय के कौन है? भरत मुनि, सबसे प्राचीन माना जाता है रस संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के कौन है? आपको बताना है, ध्वनि संप्रदाय के जो है वो आनंद वर्धन है। ठीक है, रीति संप्रदाय के कौन है? रीति संप्रदाय के वामन है। तो अलंकार संप्रदाय के कौन होंगे? अलंकार संप्रदाय के आपके भामय हो जाएंगे, यानी आपका उत्तर डी नंबर यानी भामय बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत ही बड़ा सरल प्रश्न है आपके सामने कि छल नामक 34वां संचारी भाव किसने माना है? दोस्तों आपने अभी तक 33 संचारी भाव पढ़े होंगे,
33 संचारी भाव पढ़ लिए। अब 34वां छल नामक जो 34वां संचारी भाव माना वो किसने माना है? 4 विकल्प हैं, 4 में से उत्तर बताना है दोस्तों। आपको पता है श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय ये रचनाएं भिखारी दास की हैं, कई बार पूछी गई हैं। श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय। रामचंद्र शुक्ल का राम हिंदी साहित्य का इतिहास है, यश जी, है ना। और केशव दास जी जो हैं ये दोस्तों क्या माने जाते हैं? कठिन काव्य के प्रेत माने जाते हैं, है ना। तो सभी लोगों को पता है। और देव कवि ने 34वां छल नामक भाव माना है, छल संचारी भाव माना है, ठीक है। तो आपका उत्तर होगा ए नंबर। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और ए नंबर सही है। मीरा की भक्ति मानी जाती है दास भाव की, माधुर भाव की, दैन्य भाव की या फिर साक्ष्य भाव की, ये बतानी है दोस्तों। 4 विकल्प है, 109 का उत्तर बताना है और ज्वाइन मेंबर आपको जरूर बनना है दोस्तों। जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं चैनल के, उनको ज्वाइन करना होगा। और 3 प्लान आपको दिए हैं, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान और डायमंड प्लान। और 3 प्लान में से आपको चयन करना होगा, ठीक है। गोल्ड सिल्वर प्लान की राशि आपको 59 पे करनी होती है, 59 और 159 के आसपास जो है गोल्ड प्लान की, और 299 रुपये आपके करनी होती हैं डायमंड प्लान की। तो जो भी साथी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं, ज्वाइन सदस्य बनना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मीरा की ये कई बार पूछी गई है, माधुर भाव की थी, ठीक है, याद रखेंगे। तुलसीदास की दास भाव की थी और साक्ष्य भाव की सूरदास जी की थी। सूरदास जी की कई बार पूछी जाती कि इनकी भक्ति कैसी थी, सखा भाव की, तुलसीदास की दास भाव की, मीराबाई की माधुर भाव की, ठीक है। तो ये तीनों की याद रखेंगे। और अगला है कौन सी पत्रिका का प्रकाशन इंदौर से होता है? नया विकल्प, साक्षात्कार, वसुधा या फिर वीणा का। कौन सी पत्रिका का होता है इंदौर से? प्रश्न क्रमांक 110 में आपको उत्तर बताना है। 110 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 110 और 110 का है वीणा। वीणा यानी कि जो आपका डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। वीणा, वीणा जो पत्रिका है दोस्तों ये निकलती है कहां से? इंदौर से। इंदौर यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मृगावती किसकी रचना है दोस्तों? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मृगावती। और आपको पता होगा कि जो मृगावती है, इस मृगावती रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है क्या माना है? सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना है, प्रथम रचना, ठीक है, प्रथम रचना माना है और मृगावती को। और ये किसकी रचना है? तो मृगावती है दोस्तों किसकी? कुतुबन की। कुतुबन यानी कि बी नंबर सही होगा। और यहाँ पर आया है वन, और वन में आपको पता है कि जब बन गए थे राम जी, वहां पर मृग को इन्होंने क्या मारा था? बाण मारा था मृग को। काय में मारा था? वन में। तो मृगावती मृग को वन में मारा था, तो कुतुबन यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सूफी काव्यधारा की है। और यश रत्ती जी, सहासरा जी, जे हमारे क्या हैं? ज्वाइन मेंबर हैं और इनको स्पेशल तिरंगा से नवाजा, तिरंगा जो है इमोजी दिया गया है, तिरंगा इमोजी, ठीक है। और इनका कमेंट हाईलाइट होता है चैनल पर, सारे कमेंट इनके एक साथ देखे जा सकते हैं, है ना। जो भी ये कमेंट लिखते हैं पूरे कमेंट एक साथ चैनल पर इनके देखे जा सकते हैं, जो भी ज्वाइन मेंबर हैं। और सहासरा जी, यश जी, ये हमारे ज्वाइन मेंबर हैं हिंदी साहित्य ग्रुप से। निम्न में से पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है तो कौन सी नहीं है? बुंदेली, मैथिली, खड़ी बोली या ब्रज भाषा। पश्चिमी हिंदी की तो मैंने आपको कई बार याद करवाई है कि जो पश्चिमी हिंदी है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी, ये पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी निकली है? ब्रज भी निकली है ना, और बुंदेली भी निकली है, और खड़ी बोली भी निकली है, कन्नौजी भी निकली है, हरियाणवी भी निकली है। ये सारी भाषाएं पश्चिमी हिंदी से निकली हैं। तो यहाँ पर आपकी जो मैथिली भाषा है, मैथिली बिहारी हिंदी की है, बिहारी हिंदी की है, यानी कि ये पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है मैथिली। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और मैथिली ही ऐसी एक भाषा है दोस्तों जो हिंदी की उपभाषा है, जो जिसे 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली को, है ना। और ये बिहारी हिंदी की भाषा है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है।
निम्न में से किस क्षेत्र में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती? ब्रज भाषा, ब्रज बताना है, एटा में, झांसी में, आगरा में या फिर मैनपुरी में, कहां पर नहीं बोले जाता? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? किस क्षेत्र में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती? यस जी, वेरी गुड। तो आपको पता है एटा में बोली जाती है, आगरा में बोली जाती है, मैनपुरी में बोली जाती है, लेकिन झांसी में नहीं बोली जाती। झांसी में बोली जाती है कौन सी? बुंदेली, है ना। तो आपका जो सी नंबर है यहां पर झांसी में नहीं बोली जाती, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बुंदेली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? प्रथम नाटक बताना है ना। यहां पर ऐतिहासिक नाटक नहीं पूछा गया है आपसे, प्रथम नाटक पूछा गया है। और प्रथम नाटक कौन सा है? सज्जन है, करुणालय है, कल्याणी है या फिर प्रायश्चित है? जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कौन है? सज्जन, है ना। सज्जन इनका प्रथम नाटक है। बाकी कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, करुणालय, सज्जन, ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। और इनका एक ऐतिहासिक नाटक है कौन सा? राजश्री। राजश्री इनका ऐतिहासिक नाटक माना, प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री और प्रथम नाटक सज्जन। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखनी है। और निम्न में से किसने समस्या प्रधान नाटकों की रचना की है? दोस्तों समस्या प्रधान बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछी जाती है। मैं जब तक आपको बता दूं कि जो वृंदावन लाल वर्मा है इनकी एक रचना है मृगनयनी। मृगनयनी कई बार पूछी गई है कि मृगनयनी रचना के रचनाकार कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि वृंदावन लाल वर्मा किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं, तो ये ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं दोस्तों। कौन? वृंदावन लाल वर्मा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया वृंदावन लाल वर्मा के बारे में। लेकिन समस्या प्रधान नाटकों की जो रचना की है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने की है, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और लक्ष्मी की समस्या तो सभी लोगों को रहती है ना। किसको रहती है लक्ष्मी की समस्या? सभी लोगों को है लक्ष्मी की समस्या। तो समस्या प्रधान नाटक भी लक्ष्मी नारायण ने लिखी है, यानी लिखा है, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला है हिंदी प्रदीप का संपादन कार्य किसने किया? हिंदी प्रदीप, मैंने आपको बताया था दोस्तों, हिंदी जब पत्र पत्रिकाएं याद करवाई थी ट्रिक से, कैसे याद करवाई थी कि प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, है ना। प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, तो हमने याद करवाया था कि हिंदी प्रदीप का जो संपादन किया वो किया है बालकृष्ण भट्ट ने। हिंदी के प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, तो भट्ट, है ना, बालकृष्ण भट्ट। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। यहां पर हिंदी प्रदीप का संपादन कार्य किया था बालकृष्ण भट्ट जी ने। ठीक है, बी नंबर। और प्रताप नारायण मिश्र और बालमुकुंद गुप्त, बालमुकुंद गुप्त तो आपको पता है कि ये दोनों कड़ी द्विवेदी युग भारतेंदु युग के बीच के माने जाते हैं। और ये बाकी ये सारे के सारे जो हैं ये आपके भारतेंदु युग के कवि हैं। बालकृष्ण भट्ट ये वरिष्ठ कवि माने जाते हैं भारतेंदु युग के। फिर सेकंड में भारतेंदु जी का नंबर आता है। 1844 में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था और 1850 में हुआ था भारतेंदु जी का। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। आधे अधूरे नाटक किसकी नाट्यकृति है? आधे अधूरे, आधे अधूरे दोस्तों आपको पता है इनका मोहन और राकेश का नाम एक साथ क्यों लिया जाता है? आपको पता है मोहन भी लिया जाता और राकेश। आपने मोहन अकेला तो नहीं पढ़ा कि मोहन बस बोल दिया। मोहन राकेश, मोहन के बिना राकेश अधूरा है, राकेश के बिना मोहन अधूरा है। तो आधे अधूरे हैं, एक दूसरे के बने। मोहन राकेश आधे अधूरे हैं। मोहन के बिना राकेश और राकेश के बिना मोहन अधूरे हैं। तो आधे अधूरे किसकी नाट्यकृति होगी? मोहन राकेश की, है ना। अब ऐसा तो नहीं सुना आपने मोहन बस ले लिया हो। ठीक है, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर मोहन के बिना राकेश अधूरे हैं, अधूरे, आधे अधूरे। और कवि और कविता निबंध के जो लेखक हैं वो कौन है? कवि और कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तब आपको बताना है कवि और कविता ये निबंध है। और इस निबंध के जो रचनाकार हैं वो कौन है? 118 का उत्तर, और 118 का उत्तर बताना है कांता जी। उत्तर हो जाएगा कवि और कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला
और 1920 तक ये इस पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, याद रख लेना। और जब सरस्वती पत्रिका की बात आ ही गई है तो 1900 में ये सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई थी। इसके संस्थापक थे चिंतामणि घोष और प्रथम संपादक थे श्याम सुंदर। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और फिलहाल कवि और कविता के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनको भी याद रखेंगे। आचरण की सभ्यता कई बार पूछा गया है दोस्तों, आचरण की सभ्यता की रचनाकार कौन है? और आपको पता है कि पूर्ण आचरण कैसे होने चाहिए? आचरण जो होने चाहिए दोस्तों वो पूर्ण आचरण होनी चाहिए। आचरण बोले अच्छे आचरण करो, है ना। तो पूर्ण आचरण आपके, पूरे आचरण आपके अच्छे होनी चाहिए, पूरे आचरण आपके अच्छे होने चाहिए, पूर्ण आचरण अच्छे होनी चाहिए। तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की है, पूर्ण सिंह की। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर, पूर्ण आचरण अच्छे होनी चाहिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके बारे में तो आप जानते हैं दोस्तों कि इनकी 3 कहानियां थी। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, है ना। उसने कहा था बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन। ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां लिखकर इतिहास में प्रसिद्ध हो गए दोस्तों गुलेरी जी। और अपभ्रंश को जो है अगला बताना है कौन सा मनोविकार संबंधी निबंध है। और आपको पता है दोस्तों कि जो मनोविकार संबंधी जो निबंध लिखे हैं वो किसने लिखे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखे हैं, आप सभी को पता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविकार संबंधी निबंध किसने लिखे, तब आपका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल जी ने। और मनोविकार संबंधी जो निबंध है वो कौन सा है? करुणा, करुणा आपको पता है। और मजदूरी और प्रेम, ये रचना भी कई बार पूछी जाती है दोस्तों। तो मजदूरी और जो प्रेम है ये भी पूर्ण सिंह की है। किसकी है? पूर्ण सिंह की रचना है मजदूरी और प्रेम। मैंने आपको याद करवाया था कि ना तो मजदूरी पूर्ण मिलती है और ना ही प्रेम पूर्ण मिलता है ना। सभी लोग बोलते हैं कि प्रेम पूर्ण नहीं मिलता है और मजदूरी भी पूर्ण नहीं मिलती है। पूर्ण नहीं मिलती है तो पूर्ण, सरदार पूर्ण सिंह, ये रचना इनकी है, कई बार पूछी गई है, सभी लोग याद रखेंगे। और अगला है दोस्तों इनमें से निराला की कविता कौन सी है? निराला, निराला कवि है ना। और ये निराला जी महादेवी वर्मा के मोह बोले भाई थे, मोह बोले भाई थे। एक बार मैंने ग्रुप में डाला था, क्या डाला था कि एक बार क्या हुआ कि निराला जी के पास जितने भी पैसे रहते थे दूसरों की मदद में, ये दूसरों को दे देते थे और खुद क्या बन जाते थे? फक्कड़ बन जाते थे, है ना। अब जब एक बार ये रिक्शा से महादेवी वर्मा जी के पास राखी के दिन आए तो इनके पास रिक्शे के पैसे नहीं थे। तब इन्होंने महादेवी जी से मांगे थे, कितने रुपए? 12 रुपये मांगे थे। और इन्होंने कहा कि पैसे 12 रुपये दो। बोले 12 रुपये की क्यों, क्या आवश्यकता आन पड़ी? तो इन्होंने कहा कि 2 रुपये रिक्शे वाले को देना है और 10 रुपये राखी बंधाई के आपको देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों महादेवी जी के क्या थे? मोह बोले भाई थे निराला जी। और निराला की कविता कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आपको पता है नौका बिहार। और नौका बिहार किसकी है? तो पंत की है, पंत की नौका बिहार है। ठीक है, और निराला की कुकुरमुत्ता है, जूही की कली भी है, राम की शक्ति पूजा भी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी रचनाएं याद करना है। और जूही की कली प्रथम छंद मुक्त रचना इनकी मानी जाती है। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पंकज सिंह जी ज्वाइन नहीं हो पा रहे, क्या बात है? ज्वाइन हो जाओ। छायावादी बृहत्रयी में शामिल नहीं है तो कौन नहीं है? छायावादी बृहत्रयी मैंने आपको याद करवाई थी दोस्तों, बृहत्रयी याद करवाई थी, प्रगतिवादी, छायावादी। तो छायावादी बृहत्रयी में कौन शामिल नहीं है? महादेवी वर्मा, निराला, पंत। और यहाँ पर निराला फिर आ गया है यहाँ पर। तो बृहत्रयी में जब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद है ना, तो यहाँ पर बृहत्रयी में शामिल नहीं है महादेवी वर्मा। छायावादी बृहत्रयी में महादेवी वर्मा जी जो है। हाँ, मुझ जैसे भुक्कड़ को कौन भाई बनाएगा? बहुत बढ़िया यश जी, है ना। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। निराला जी ने कहा था कि मुझ जैसे भुक्कड़ को कौन भाई बनाएगा। और महादेवी वर्मा जी बृहत्रयी में शामिल नहीं है। और अगला है दोस्तों कामायनी किस प्रकार का महाकाव्य है? कामायनी, तो एक कामायनी पूछा जाता है और कामायनी आपको बताना है किस प्रकार का महाकाव्य है। कथा प्रधान है, भाव प्रधान है, चरित्र प्रधान है, या इनमें से कोई नहीं?
कौन सा है? तो कामायनी दोस्तों ये माना जाता है आपका कैसा, ये भाव प्रधान माना जाता है। कामायनी भाव प्रधान है, भाव प्रधान। और आप अपने भावों से ही कामना करते हो, जैसे शंकर जी की भावों से कामना करते हैं भगवान, है ना, भावों से ही करते हो, तो आपका भाव प्रधान रचना हो जाएगी कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, 15 इसमें सर्ग है, 1935 इसका रचना काल है ना कामायनी का। तो कामायनी के बारे में ये भी याद रखनी है। और अगला बतानी है गोदान उपन्यास का पात्र कौन सा नहीं है। बी नंबर का आपका विकल्प है होरी और डी नंबर का आपका विकल्प है मेहता। तो कौन सा पात्र नहीं है गोदान उपन्यास का? ग्रामीण जीवन का महाकाव्य बताया है ना। मधुराज यादव जी, जब आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन, तो ये क्लास जो आपको मिल रही है पब्लिकली, ये क्लास अगर आपको पब्लिकली नहीं मिलेगा, केवल ज्वाइन मेंबर को ही मिलेगी, है ना, ज्वाइन मेंबर को मिलेगी। तो जैसे बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, सबसे पहले तो आपका कमेंट हाईलाइट किया जाएगा, जो भी आप पूछना चाहते हो वो कमेंट आपके एक साथ चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपको बहुत सारी ऐसी क्लासें हैं जो ज्वाइन में ही मिलेंगी, है ना, ज्वाइन मेंबर को ही मिल पाएंगी, बाकी अदर मेंबर को नहीं मिल पाएंगी, है ना। तो गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है, तो वो नहीं है सूरदास, ठीक है। सूरदास यानी कि ये रंगभूमि का है, रंगभूमि का, है ना, रंगभूमि का हमने पढ़ा था कि रंगभूमि का पात्र है सूरदास। बाकी धनिया, होरी और मेहता ये सभी काय के पात्र माने जाते हैं, गोदान उपन्यास के माने जाते हैं। ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। ईला चंद्र में से इनमें से कौन आंचलिक उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास बताना है, तो फिर क्या हो जाएगा? आंचलिक उपन्यास कौन सा है? ईलाचंद जोशी हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, अज्ञेय हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं। पंकज जी को क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है ज्वाइन? आंचलिक उपन्यासकार कौन है? अलग अलग अमाउंट में सुविधाएं भी हैं और एक्स्ट्रा गोल्ड में एक्स्ट्रा सुविधा है। आप व्हाट्सएप, आपके सोशल मीडिया से आप जुड़ सकते हैं, है ना, और भी एक्स्ट्रा हैं, उसमें लिखा होगा पूरा कि किस प्रकार से क्या आपको मिलेगा इसमें एक्स्ट्रा। और फणीश्वरनाथ रेणु यानी डी नंबर, ये आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं फणीश्वरनाथ रेणु साहब। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, फणीश्वरनाथ रेणु, है ना। और ये अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार और ईलाचंद्र जोशी ये मनोविश्लेषणवादी कवि माने जाते हैं, उपन्यासकार माने जाते हैं। ईलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार और अज्ञेय और डॉक्टर देवराज ये मनोविश्लेषणवादी माना जाते हैं, ठीक है। अगला है आपको बताना है रानी केतकी की कहानी की रचयिता कौन है। रानी केतकी की कहानी बतानी है। वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, माधवराव सप्रे, किशोरीलाल गोस्वामी या फिर इंसा अल्लाह खां। कौन है रानी केतकी की कहानी? रानी केतकी की कहानी इंसा और अल्लाह ने भी सुनी है ना। इंसा ने भी सुनी है और अल्लाह भी ने सुनी है। तो सभी लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की है, ठीक है। इंसा अल्लाह खां यानी कि जो डी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। और शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित जो रचनाकार हैं वो कौन है? बाबू तोताराम हैं, केशवराम भट्ट हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं या फिर बाल मुकुंद गुप्त हैं। कौन है? आपको प्राप्त करना है पिछली क्लासें, तो चैनल पर जाएं, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट, ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट में सुबह 9:30 बजे वाला भी आपको सेशन मिलेगा, जिसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरे ऑप्शन निकल करके आएंगे और आप जौन सा प्लान लेना चाहते हैं उस प्लान पर क्लिक करेंगे, है ना। तो आपको उस प्रकार से इंफॉर्मेशन आपको भरनी होती है। और शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। बाल मुकुंद गुप्त यानी कि जो डी नंबर है, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त जी की, ठीक है। अगला है रसिक प्रिया की रचयिता कौन है? रसिक प्रिया की रचयिता मलूक दास हैं, दादू दयाल हैं, बिहारी लाल हैं या फिर केशव दास हैं। कौन है रसिक प्रिया की रचयिता? 128 का आंसर। तो सभी लोगों को पता है, चाहे रसिक प्रिया हो, कवि प्रिया हो, रामचंद्रिका हो, विज्ञान गीता हो, छंदमाला हो, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? केशव दास जी की हैं, है ना। रसिक प्रिया,
कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला, ये किसकी हैं? सभी केशवदास जी की, है ना। यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, डी नंबर। और कुटज की रचयिता बताना है, कुटज शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय या विद्यानिवास मिश्र। कौन है कुटज की रचयिता? सहासरा जी। 4 विकल्प हैं, प्रश्न क्रमांक 129 का उत्तर बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जब हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात आती है तो हम पढ़ लेते हैं, शिरीष के फूल भी इन्हीं की रचना है। शिरीष के फूल, अशोक के फूल, है ना, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, कुटज, है ना, और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सारी की सारी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भी साथी अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में 9098609291 ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। जो साथी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना। सुबह 9:30 बजे होती है ना, सूरज जी, भानु। और आप लोगों को ज्वाइन जरूर करना है दोस्तों, कुछ ही दिनों में जितने भी अपने 10 से 12 अगर ज्वाइन मेंबर हो जाते हैं जल्दी जल्दी, तो स्पेशली ज्वाइन मेंबर के लिए अलग से क्लास भी स्टार्ट करूंगा, वो केवल ज्वाइन मेंबर को ही देखने मिलेगी, है ना। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन मेंबरों के लिए अलग से स्पेशली मुझे कुछ देना पड़ेगा, यानी कि क्लास उनके लिए अलग से देनी पड़ेगी, कुछ खास क्लास होगी ज्वाइन मेंबर के लिए अलग से। तो जो भी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते, सदस्य बनना चाहते, वो सदस्य जरूर बनेंगे, ठीक है। बाकी तो आपकी क्लास चल ही रही है 9098609291, इस पर आपको जुड़ना है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है, ठीक है। और जो भी साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचेगी, ठीक है। सहासरा जी और दोस्तों अपने एस जी, आप चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। ये निरंतर आपकी क्लास बने रहे और आप तक अगर मैंने कुछ पहुंचाया है, इस चैनल से आपको अगर कुछ मिला है तो इस चैनल के ज्वाइन सदस्य जरूर बनिए आप, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।